हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। बीच में थोड़े नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही थी मैं, और साथ में मेरा यूपीएससी का भी चल रहा है तो इसका भी थोड़ा उधर टाइम दे रही थी। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो को शूट करने में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं ले आऊँगी पॉलिटी के टॉपिक्स पर, लाइक पॉलिटी का कवर करेंगे हम इतने दिन में। तो मैंने कवर कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे टॉपिक्स मैक्सिमम नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती हूँ। एक तो मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए एनसीईआरटी से, और कुछ मतलब जैसे गूगल से या चैट जीपीटी, सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक मतलब होलिस्टिक नोट्स मैंने प्रिपेयर करा है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें कवर कर ली है मैंने। और दूसरा, पॉलिटी की पूरी मतलब स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, मतलब सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखना है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ तो एक मतलब मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगी उसकी अलग से, पर हो नहीं पाया। तो इसमें एक सेफ स्कोर के लिए कि स्पेशली ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर हमारा अटेम्प्ट, आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। और सेफ स्कोर तो ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हमारे कट ऑफ रिलीज़ हुए थे टीयर 1 के, तो टीयर 2 का कुछ पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीज़ गेम प्ले करेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा वो गेम चेंजर आएगा। ये गेम चेंजर होगा, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है ना, ये गेम चेंजर होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेफली प्ले करना है। ये 2-3 चीज़ें हो गई। और एक तो चौथी चीज़, थोड़ा सा मैं इको का भी ब्रीफ में कवर कर दूँगी कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ मतलब एड्रेस करूँगी इन टॉपिक्स को। तो मैं शुरू करती हूँ अपने नोट से, जो कि मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी प्लस गूगल प्लस नेक्स्ट है चैट जीपीटी। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी मैंने सिर्फ 2 टॉपिक का स्टार्टिंग किए, 2 टॉपिक का, लाइक एक पावर शेयरिंग, दूसरा है दूसरा मैंने कौन सा टॉपिक लिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ठीक है, इन्हीं दोनों का नोट्स मैंने मतलब पीडीएफ लिया है। बाकी नेक्स्ट फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन वाला जो चैप्टर है ना, मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी शॉर्ट्स में डालूँ, उसके नोट्स आपके साथ शेयर करूँ। कि अगर कुछ चीज़ें हैं आप कमेंट करना मुझे, मैं उसे मतलब ट्राई करूँगी प्रोवाइड करने का। तो अभी इसमें हम देख लेते हैं कि मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ मैं। ये सिविक्स में पहला चैप्टर पावर शेयरिंग है ना, पहला टॉपिक जो सिलेबस में, तो उसका मैंने एक 2 पेज का नोट बना लिया, मैक्सिमम 2 या 2.5 पेज होगा शायद। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, रेडीमेड डेफिनेशन है पावर शेयरिंग के। अगर ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, और प्रियम्बल्स के कीवर्ड्स जैसे जस्टिस हो गई, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। ये सारे इतने हाई वेटेज कीवर्ड्स हैं ना कि अगर आप अपने क्वेश्चन में डाल के और उसको आंसर में डाल के अंडरलाइन करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेटेज देगा आपके आंसर को। ये मेरा एक्सपीरियंस है मेंस का, जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है वो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो। और बार बार रिवाइज़ करते रहो चीज़ों को। तो यहाँ पे हो गया पावर शेयरिंग का एक डेफिनेशन लिखा मैंने। पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स, ग्रुप्स इन अ पॉलिटिकल सिस्टम सो दैट नो सिंगल अथॉरिटी बिकम्स पावरफुल। पावर को शेयर करना मतलब ये नहीं है कि ये एक पर्सन है और यहीं सारी पावर आके सेंट्रलाइज हो रही है, नहीं। इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए, पार्टीज़ हो गई, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो गए। तो ये पावर जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक हमारा जो बेसिक इथोज है ना,
क्या बोलते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जो कि गार्डियन आइडिया है। तो ये चीज़ प्रमोट करने के लिए पावर शेयरिंग जो है बहुत ही डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पावर शेयरिंग होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा पावर का, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा सोशल ग्रुप्स में। लाइक इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो उस डाइवर्सिटी को कम करने के लिए जो है ये हो जाएगा हमारा कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, क्योंकि बहुत सारा इंटॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है सोसाइटी में हमारे। उसकी वजह से कई सारे तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, अलग अलग जो ग्रीवांसेस होते हैं वो एड्रेस होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। इसकी वजह से डेमोक्रेसी हमारी प्रमोट, इंक्लूसिविटी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को इंक्लूड कर रहा है, वही चीज़ हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम होगा, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहा है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हमारी, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, ठीक है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कुजीन्स हैं, इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करता है। फॉर्म्स कई तरीके होते हैं पावर शेयरिंग के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीका पावर शेयरिंग, कई तरीके, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है सॉरी, और ये सब एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस रखते हैं, जो कि हमारे इसमें भी आर्टिकल 50 DPSP का। ऐसे ही हमें बीच बीच में पढ़ते पढ़ते ना ये सारी चीज़ों को भी हमें नोटिस करना है और ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है। DPSP का आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो पावर जो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, और ये सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं कि कहीं पर भी पावर कंसंट्रेट ना हो, मिसयूज़ ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया डाइवर्स है, नॉर्थ इंडिया, साउथ, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न, वेस्ट, हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह की मतलब एक वैल्यू सिस्टम, हर चीज़ अलग है। तो वहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करता है, इंक्रीज़ करता है, और इसकी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो फोकस करती है लोकल एरिया के इश्यूज़ को, उनके इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्यूमुलेटिवली स्टेट, पूरा स्टेट का एक जो एरेना है वो चीज़, और सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट और इन सारी चीज़ों पर इनका प्राइम फोकस है। तो इसकी वजह से फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होता है, जैसे लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, रिजर्वेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे बेल्जियम का एग्जांपल, जो कि NCERT में केस स्टडी भी है बेल्जियम का। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स है, और वल्नरेबल सोसाइटीज़ के, जैसे इन सब के लिए प्रेशर ग्रुप्स है। तो ये अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हो गए, अलग अलग एजुकेशन के लिए प्रेशर ग्रुप है। तो ये पॉलिसीज़ जो बनती है ना हमारी, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन जीतती हैं, वो जाती हैं लेजिस्लेचर में, वहाँ पे लॉ मेकिंग होता है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। फिर इनकी नीड क्या है, NCERT में प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन, 2 रीजन दिए हुए हैं, ठीक है। जो कि प्रूडेंशियल रीजन ये कि कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, स्टेबिलिटी लाता है, यूनिटी प्रमोट करता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, स्मूथ फंक्शनिंग होगा, चेक्स बैलेंसेस होंगे, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी काम की, क्योंकि जो लॉ मेकर्स है वो इन क्वेश्चन रहेंगे जब प्रेशर ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पॉलिसी मेकिंग को। तो ये चीज़ें हो गई, मॉरल रीजन हो गया, ठीक है। फिर इसके कुछ मेरिट्स 4-5 पॉइंट में, लिमिटेशंस ये हो गया। फिर 2 केस स्टडी जो है इसको मेंशन कर दिया मैंने, बेल्जियम का, जो कि NCERT में ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, एज इट इज़ भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि एकोमोडेशन मॉडल को फॉलो करती है, और दूसरा है श्रीलंका का मेजॉरिटेरियनिज्म मॉडल फॉलो करती है जो। अब देखो एकोमोडेशन मॉडल में क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट हटाता है, एकोमोडेट करता है ना, क्योंकि पावर शेयर्ड है। मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या है, मेजॉरिटी जो है वो अपना पावर जो है वो इन्फोर्स करती है माइनॉरिटीज़ पर, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है, स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है। ये हो गया हमारा पावर शेयरिंग। अब मैंने ये 2-3-2.5 पेज में पूरा कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में एक डेफिनेशन रेडीमेड, कि ये लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो वॉलंटरली ऑर्गेनाइज होते हैं
पॉलिटिकल पावर गेन करने। पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मीनिंग होता है, उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए होता है। कैसे लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू होगा। ठीक, एम क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट। कुछ 4-5 की पॉइंट्स है जो हमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पावर, नेशनल इंटरेस्ट, ये हमें याद रखना है। ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इसके 5-6 पॉइंट्स लिख लिए। ठीक, अलग अलग टाइप्स हैं। इंडिया में ही हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, पर जब 1947 से 67 तक का वन पार्टी डोमिनेंस था, ठीक है, इंडिया में इस टाइम पीरियड तक। वरना अगर वन पार्टी सिस्टम हमें कहाँ दिखता है, चाइना में दिखता है। 2 पार्टी सिस्टम ब्रिटेन यूएसए में दिखता है, और मल्टी पार्टी हमारे इंडिया आफ्टर 1989 कोalition गवर्नमेंट्स वगैरह, रीजनल पार्टीज जब आने लगी थी। ठीक है, और ये जो वन पार्टी डोमिनेंस है ना, इसको रजनी कोठारी हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, आई थिंक पॉलिटिकल स्कॉलर ही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने बोला था इसको कांग्रेस सिस्टम बोला था, वन पार्टी सिस्टम को। फिर 2 टाइप ऑफ पार्टीज, मतलब ये रिकग्नाइज्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज हमारे होते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। तो 2 टाइप है, नेशनल पार्टी और क्या बोलते हैं स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ हमें पता नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत हाई चांसेस हैं ये सारी चीज़ें पूछने के, बहुत मैनिपुलेट कर सकती हैं फैक्ट्स को और वहाँ पे गलत हो सकता है। फीचर्स और इम्पोर्टेंस, इसका मैंने लिखा। फिर रीजनल पार्टी का भी सेम, इसके फीचर्स, फिर क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंस। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ मेजर्स। अब मेजर्स में जैसे ये सारी चीज़ें, MCC हो गया, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकग्निशन हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, अगर हम इसको डालेंगे या कंक्लूजन में ही हम इस चीज़ को डाल देंगे ना कि इंक्लूसिविटी लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पब्लिक प्रेशर अवेयरनेस, हाँ, लीगल रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। ये सारी चीज़ें हमें लिख के रखनी है कि हमें ये मेंशन करना है अपने आंसर में। ठीक है, तो ये और एक कंक्लूजन लिख रखा है। ये कुछ 2 टॉपिक मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तो आप इसको ध्यान से थोड़ा मतलब देखना। मैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रही हूँ, इसको इनके जो भी मैंने कंटेंट लिखा है ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक्स के प्रिपेयर करे हैं, जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस पर सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं लक्ष्मीकांत से ही प्रॉपरली कवर कर रही हूँ, जिसमें जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको अगर लिखूँगी तो मैं एज इट इज़ शायद उतारूँगी, या कुछ मुझे अगर लगेगा आगे आंसर लिखने में या कुछ भी तो वो मैं इधर कर दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट था पॉलिटी स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। पॉलिटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सबको पता है, जितने लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा सा एफर्ट आप दोगे, बेसिक चीज़ें, क्योंकि बहुत जल्दी रिमेंबर हो जाती हैं। तो पॉलिटी की स्ट्रैटेजी है, एक तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो बहुत हाई चांस है इन सारे टॉपिक्स के अगर हम कवर कर लेंगे अच्छे से ना, तो 10 के 10 तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, जिसमें से हमारे 7 क्वेश्चन तो सही हो ही जाने हैं। ठीक है, अगर अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लिया, जिसमें से भी मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी ऑब्जेक्टिव के लिए। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है वो, फिर फेडरलिज़म जो है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको कर लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव का बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। प्लस सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव का आंसर हमें लिखना कैसे है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, या जैसे पावर शेयरिंग पे आया, फेडरलिज़म पे आया, या फिर इस पे इलेक्शंस पे आया। अब इलेक्शंस पे आया तो हमें एक रेडीमेड आंसर लिख के रख लेना है, चाहे वो किसी लॉ के थ्रू लिखें हम, इलेक्शन कमीशन को इंक्लूड करके लिखें, कैसे भी करके एक इंट्रो। और जहाँ भी ऐसा लग रहा है आर्टिकल्स हमें, मेजर आर्टिकल्स हमें, या जैसे पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक है उसके आर्टिकल्स हमें मोटे मोटे याद रखने हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो हम आर्टिकल को कोट कर सकें, आर्टिकल को कोट करेंगे, लॉज को कोट करेंगे हम अपने आंसर में। हाँ, प्रीएम्बल के कीवर्ड्स याद रख लीजिए, याद कर लो पूरा। डीपीएसपी मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पर डीपीएसपी के मेजर कीवर्ड्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, जो ज़्यादा करके 40 सेकंड में एक चीज़ है। एक क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ यहीं पे, मुझे याद आ गया अभी तुरंत, कि
5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र हुए थे। उनके आपको नाम बताने हैं, कमेंट में डालना है। 3, 4 और 5, पाँचों के नाम आपको इसमें डालने हैं। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। और डीपीएसपी में एक क्वेश्चन और है, नहीं डीपीएसपी नहीं, मैं चलो स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स दिया उसके, उसमें आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। और इसका एक क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ यहीं पर, एज ग्रुप क्या था, ठीक है। फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन की जो बात हुई थी वो किस एज ग्रुप के लिए बोला था। ये हो गया स्ट्रेटजी, हमें मतलब किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं। सेफ स्कोर तो बहुत मुश्किल है बता पाना, ऑब्जेक्टिव गेम चेंजर होगा, इसलिए मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अगर हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन हमारा मिस होता है, नहीं आ रहा है, हम पॉलिटी में उसे कवर करें ज़्यादा करके, क्योंकि हाई स्कोरिंग है। और आइडियल अटैम्प्ट अगर मैं 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में अगर 40 क्वेश्चंस है तो मेरे हिसाब से आइडियल अटैम्प्ट हमारा 35-36 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, जिससे हमारा नेट पॉजिटिव 28 to 30 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन है हमारा गेम चेंजर, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिटी का और ओवरऑल अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी हो गई, ठीक। देन नेक्स्ट आएगा इको का मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इको जस्ट स्टार्ट ही किया है। इको में एक तो आप NCERT कर लो, क्योंकि एज इट इज़ सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे पॉवर्टी एज अ चैलेंज हो गया, रिसोर्सेज वाला जो ये चैप्टर ना एज इट इज़ NCERT के चैप्टर दिए हैं, 9th-10th की NCERT। और मनी एंड क्रेडिट वाला जो चैप्टर है ना, उसको एक तो क्लास 12th की NCERT के चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं हम। लेकिन आंसर्स के लिए, सब्जेक्टिव के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप मनी एंड क्रेडिट वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को उठा के उसके आगे आप मतलब UPSC लिख दो, जो और जैसे अलग अलग साइट पे बाजीराम हो गया, दृष्टि हो गया, ओनली IAS हो गया, जिनके भी कंटेंट मिल रहे हैं ना उन टॉपिक्स पे, वहाँ से रिफ़ाइन करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि बेस्ट वे होगा, क्योंकि इसके आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं टेलीग्राम चैनल बना पाऊँ और मैं अपने जो UPSC वाले इस पोर्शन का, जैसे फाइनेंशियल मार्केट हो गया, इन सब मनी मार्केट हो गया, इनके जो नोट्स हैं अगर मैं दे पाऊँ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं कोचिंग के, अगर मैं अपलोड कर पाऊँगी तो, वरना ये एक ऑप्शन है कि आप उसके आगे UPSC डाल लोगे ना, तो आपको हर टॉपिक का नाम उसके आगे UPSC डाल के उसके 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आप नोट कर लो, कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, बाकी जितने थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और एक्स्ट्रा सारा एक ही टॉपिक गूगल पे सर्च करके, या आपके पास अगर कोई बुक, हाँ एक बुक मैं रिकमेंड करूँगी, TR जैन। TR जैन आप जो है ले सकते हो इको के लिए, बहुत अच्छी बुक है। मैंने 12th में भी मतलब मैंने 11th-12th में पढ़ा हुआ है TR जैन, तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप मतलब इको आपको करना है तो TR जैन से आप कर सकते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो भी हैं, MCQ भी और सब्जेक्टिव के भी, क्योंकि इसका NCERT का ही कंटेंट है, ये ना इक्विवेलेंट NCERT का ही कंटेंट है सारा, बस वो इजी लैंग्वेज में और थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ आए बच्चों को, उस हिसाब से है। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई।
एंड में एक चीज़ मैं और कि क्योंकि EMRS की अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, EMRS की एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है अभी, और हमारा टारगेट है, हम कब तक का टारगेट हमने रखा था, हमने ये शायद 15 फ़रवरी तक का सोचा था कि हमारा एटलीस्ट 65 या 70% तक का सिलेबस हम कवर कर लें। और हम ये मान के चल रहे थे कि 15 मार्च तक हम एग्ज़ाम मान के चल रहे हैं। उस हिसाब से जैसे हमें बाद में जो है रिवीजन का टाइम मिल जाए, और बीच में मैं 1 वीक तक थोड़ा बिजी हूँ, मेरे घर पे फंक्शंस वगैरह हैं, तो मैं शायद अपने हिसाब से अगर लेकर चलूँ तो 1 वीक हटाने के बाद मेरे पास इधर ही जितना टाइम है 23 तक का, उतने में मैं कोशिश करूँगी कि इको का मेरा और कवर हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया है। इको का हो जाता है इधर भी, उसके बाद मैं आंसर्स दो तीन आंसर्स लिखना शुरू कर दूँगी, और हिस्ट्री का मैं कोशिश कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं उसको लिखूँगी मैं अभी। तो ये 3-4 चीज़ें थी, तो हमारा फोकस होना चाहिए जितनी जल्दी हम सिलेबस को कवर कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग पर कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री और पॉलिटी के मिक्स, उसके आंसर्स लेकर आऊँगी। और बहुत सटीक आंसर्स, आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आंसर्स ना मैं पॉइंटर्स में और एकदम सटीक चीज़ें ही लेकर आती हूँ कि जिससे आपको हेल्प मिले और स्कोरिंग रहे वो चीज़। बेवजह के पैराग्राफ्स में आंसर लिखना या फालतू की चीज़ें उसमें डालना कोई मतलब नहीं है। 80 to 110 वर्ड्स के बीच में आंसर्स हम अपना रखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। कुछ चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स कोट कर दो, प्रियम्बल के कीवर्ड्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ों को हम कोट करके अगर चलेंगे ना, तो हमारा अपने आप ही 0.25 मार्क्स या 0.5 मार्क्स अपने आप ही ये बढ़ जाएगा हर आंसर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। मैं फालतू की चीज़ें कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ उतनी चीज़ें बता रही हूँ जो मैं खुद भी कर रही हूँ, और आप इसमें अपना एक्स्ट्रा ऐड करके अपने तरीके से इम्प्रोवाइज़ करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं प्रिपेयर, क्योंकि ना सिलेबस ज़्यादा है और टाइम भी है, इनफ टाइम है अभी। मतलब जब तक डेट नहीं आ रही तब तक तो हम मान के चल रहे हैं टाइम है, जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन प्रेशर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए करते रहते हैं। और 15 मार्च को हम मान के चलते हैं एग्ज़ाम की डेट, जिससे हमारे दिमाग में थोड़ा प्रेशर है कि अच्छा 15 को एग्ज़ाम है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।